बांग्लादेश की अभी की हालत ने सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि सभी देशों को हैरान कर दिया है। सिचुएशन इस हद तक खराब हो चुकी है कि वहां की पीएम शेख हसीना को रिजाइन करके वहां से भागना पड़ा। एक भारतीय होने के नाते हमें ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा असर हमारे भारत पे ही होने वाला है। आपने सोशल मीडिया पे फोटोज और वीडियोस जरूर देखे होंगे जिसमें हमारे हिंदू देवी देवताओं को और टेम्पल्स को तोड़ा जा रहा है और साथ ही हमारे हिंदू भाई और बहनों को भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। डिटेल्स में जानेंगे कि इन सब चीज़ों की शुरुआत कहाँ से हुई और भारत पे इसका क्या असर होने वाला है। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश का पार्टीशन भी हुआ और उस पार्टीशन में देश के हिस्से हुए जो कि कॉलोनियल रूलर्स के द्वारा जानबूझकर किया गया था, जो कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को फॉलो किया करते थे। पार्टीशन के नतीजे में एक नया देश का जन्म होता है जिसका नाम है पाकिस्तान, लेकिन ये दो हिस्सों में डिवाइडेड हुआ, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, जो कि काफ़ी लंबे डिस्टेंस से भी डिवाइडेड थे। वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी इंटरनल कॉलोनियल किए, जिससे कि ब्रिटिश रूल खत्म होने के बाद भी ईस्ट पाकिस्तान को काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा था। 24 सालों के बाद हालात तब खराब हुए जब वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स और आर्मी रूलर्स ने वहां की लीडरशिप ईस्ट पाकिस्तान के जीती हुई पार्टी आवामी लीग के लीडर शेख मुजीबुर रहमान को देने से मना कर दिया। शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बंगला बंधु के नाम से जाना जाता था, उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया और सीधे जेल में भेज दिया गया। वहीं वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी और कुछ लोकल कोलैबोरेटर्स, जो कि आमतौर पर कट्टर और कट्टरपंथी सेक्शन ऑफ सोसाइटी से थे, उन्होंने एक जीनोसाइडल कैंपेन शुरू कर दिया था जिसमें खासकर हिंदू माइनॉरिटीज और इंटेलेक्चुअल को खासकर टारगेट किया जा रहा था। यूएसए के अंडर आने वाला निक्सन और चाइना के अंडर आने वाला माओ ने भी जीनोसाइडल कैंपेन में पाकिस्तान का सपोर्ट किया, जो कि लगभग 9 महीने तक चला। फिर हमारी इंडियन आर्मी और बांग्लादेश की लोकल मुक्ति बाहिनी ने मिलकर इस पाकिस्तान की आर्मी को ढेर किया, जिसमें कि लगभग 90,000 सोल्जर को सरेंडर करना पड़ा था। इस प्रकार एक नए देश का जन्म होता है जिसका नाम पड़ता है बांग्लादेश। इसी के साथ शेख मुजीबुर रहमान को भी रिलीज कर दिया गया और उन्हें इस नए देश की लीडरशिप संभालते हुए सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म की कमिटमेंट की घोषणा कर दी और यही सेम चीज उनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिफ्लेक्ट हुई। लेकिन आजादी के ठीक 4 साल बाद 1975 में उन्हें और उनके ज्यादातर फैमिली मेंबर्स को एक ग्रुप ऑफ आर्मी ऑफिसर्स ने मार दिया। लेकिन इस अटैक में उनकी 2 बेटियां जरूर बच जाती, क्योंकि वो इस समय जर्मनी में थी और उनकी एक बेटियों में से थी शेख हसीना, जो कि बाद में आगे जाकर इस देश की पीएम बनती है। इसके बाद आर्मी रूल, डिक्टेटरशिप, कू और इंस्टेबिलिटी का दौर शुरू हो गया। जब हुसैन मोहम्मद रिसात का रूल खत्म हुआ तो इसके बाद हसीना, जो कि आवामी लीग पार्टी की लीडर थी, वो खालिदा जिया के सामने हार जाती है। खालिदा जिया वही है जिनके साथ मिलकर उन्होंने इरशाद के खिलाफ काम किया था। ऑपोजिशन के लीडर के रूप में हसीना ने जिया के बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी पर इलेक्शन में धोखा देने का इल्जाम लगा दिया और पार्लियामेंट को भी बॉयकॉट किया, जिसके बाद वायलेंस, प्रोटेस्ट और पॉलिटिक केओस का दौर शुरू हो गया। जिया ने रेजिग्नेशन दे दिया और एक नई केयरटेकर गवर्नमेंट बनाई। इसके बाद हसीना 1996 के इलेक्शन में जीत गई और प्राइम मिनिस्टर बन गई। शेख हसीना की रूलिंग में देश को इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन साथ ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कंटिन्यू रही, जो कि बाद में 2001 में जाकर खत्म होती है जब खालिदा जिया वापस इलेक्शन जीत जाती है और प्राइम मिनिस्टर बन जाती है। शेख हसीना ऐसी पहली प्राइम मिनिस्टर बन गई थी जिन्होंने 1971 बांग्लादेश इंडिपेंडेंस के बाद पहला अपना 5 ईयर टर्म कंप्लीट किया था। अब आते हैं करंट जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके बारे में। अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो एक कोटा सिस्टम को लेकर है, जिसमें बांग्लादेश में 56% गवर्नमेंट पोजीशंस रिजर्व थी अलग अलग ग्रुप्स के लिए, जिसमें से 30% फ्रीडम फाइटर्स के वंशज के लिए रिजर्व किया गया था, जो 1971 के वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में लड़ रहे थे। ये कोटा सिस्टम एक बैरियर बन गया था सिविल सर्विसेज पोजीशंस के लिए, क्योंकि देश की बहुत बड़ी जनसंख्या जो कि यूथ थी वो अनएम्प्लॉयड थी। बाद में ये भी एक कंट्रोवर्सी का सब्जेक्ट बना था, क्योंकि ज्यादातर जो कोटा जॉब्स थी वो रूलिंग पार्टी आवामी लीग के सपोर्टर्स को मिल रही थी। लेकिन इस कोटा सिस्टम के खिलाफ 2018 में स्टूडेंट्स ने एक प्रोटेस्ट शुरू किया, जिसका रिजल्ट ये रहा कि शेख हसीना ने इस कोटा सिस्टम को ही खत्म कर दिया। लेकिन अभी हाल ही में जून 2024 में एक खबर आती है कि बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने ये कोटा सिस्टम के मूव को इलीगल डिक्लेयर कर दिया और ये कोटा सिस्टम वापस से चालू कर दिया, जिसने कि एक नए प्रोटेस्ट के राउंड को ट्रिगर कर दिया। शुरुआत में प्रोटेस्ट काफी पीसफुल था, लेकिन गड़बड़ी तब हुई तब शेख हसीना ने एक स्पीच दी और उस स्पीच में उन्होंने स्टूडेंट्स को रजाकार कह दिया। মুক্তিযোদ্ধাদের নাতিপুতিরাও পাবে না, তাহলে কি রাজাকারের নাতিপুতিরা পাবে?
रज़ाकार एक टर्म है जो कि बांग्लादेश के वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान पाकिस्तानी जो सहायक थे, कोलैबोरेटर्स थे, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता था। और हसीना की इसी स्पीच ने प्रोटेस्ट को और ज़्यादा भड़का दिया। इस प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए बांग्लादेश छात्र लीग, जो कि अवामी लीग की ही एक आर्म्ड विंग थी, उन्होंने पुलिस के सपोर्ट के साथ स्टूडेंट्स पर टीयर गैस और रबर बुलेट्स के साथ अटैक कर दिया। इसके बाद रैपिड एक्शन बटालियन, जो कि एक कंट्रोवर्शियल पैरामिलिट्री ग्रुप है जिसका हिस्ट्री एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, टॉर्चर और इनफोर्स डिसअपीयरेंस है, को भी डिप्लॉय कर दिया गया। लेकिन एक वीडियो वापस ऑनलाइन सर्कुलेट होने लगा जो कि पहले किल हुए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट अब्बू सईद का था, जिसने इस प्रोटेस्ट को और भी ज्यादा भड़का दिया और ज्यादातर स्टूडेंट्स इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने लगे, जिससे कि पुलिस और आर्म्ड फोर्स के द्वारा वायलेंट क्रैकडाउन और भी ज्यादा बढ़ गया। अंदाजा लगाया गया है कि प्रोटेस्ट में लगभग 230 लोग मारे गए, जिसमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स थे और लगभग 32 बच्चे भी शामिल थे। गवर्नमेंट ने स्कूल और यूनिवर्सिटीज को भी बंद कर दिया और टेलीकम्युनिकेशन और इंटरनेट कनेक्शन को भी बंद कर दिया। लेकिन इन सब चीजों से कुछ खास फायदा नहीं हुआ। लेकिन इसके साथ ही स्टूडेंट लीडर्स जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और वो जो डिमांड्स कर रहे थे सरकार से, उन्हें भी विड्रॉ करने के लिए फोर्स किया जाने लगा। स्टूडेंट्स अपने प्रोटेस्ट में ये डिमांड्स कर रहे थे, जो कि आप वीडियो पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। लेकिन इससे अब एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, जिसमें अब प्रोटेस्टर जो थे वो शेख हसीना की रेजिग्नेशन की मांग करने लगे थे। जब हजारों प्रोटेस्टर एक साथ ढाका की तरफ लॉन्ग मार्च लेके निकल पड़े तो शेख हसीना ने आर्मी को लॉकडाउन लगाने का ऑर्डर दिया। लेकिन एक रात पहले उनके आर्मी चीफ ने अपने जनरल्स के साथ मीटिंग की और डिसाइड किया कि कोई भी ट्रूप सिविलियन पर कर्फ्यू एनफोर्स करने के लिए गोली नहीं चलाएंगे। लेकिन जनरल वकर-उज़-ज़मान ने शेख हसीना के ऑफिस को कांटेक्ट किया और बताया कि जो उन्होंने ऑर्डर दिया है वो उसका पालन बिल्कुल नहीं कर पाएंगे और स्टूडेंट्स पे किसी भी तरह का वायलेंट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब साफ था कि शेख हसीना का जो डर था कि आर्मी हमारा साथ नहीं देगी, वही हुआ, क्योंकि पहले भी आर्मी ने उनके पिता की हत्या कर दी थी। तो जब सारे प्रोटेस्टर्स एक साथ ढाका में आ गए और उनके ऑफिस की तरफ बढ़ने लगे, जो कि पीएम आवास का ऑफिस था, वहां पर आर्मी की तरफ से उनके पास एक मैसेज आता है जिसमें उन्होंने कहा कि उनके पास सिर्फ 45 मिनट का समय है रेजिग्नेशन देने के लिए और यहाँ से जाने के लिए। तो वो अपनी एक स्पीच जो वो देना चाहती थी वो भी उसे नहीं दे पाई और उन्हें तुरंत रेजिग्नेशन देके वहां से भागना पड़ा और बांग्लादेश से भागने के बाद उन्हें इंडिया आना पड़ा और इंडिया में उन्हें शरण मिल गई। उसके बाद अब मोहम्मद यूनुस ने देश की कमान संभाली और उसके इंटरिम गवर्नमेंट के हेड के रूप में शपथ ली। यूनुस के साथ 13 एडवाइजर्स ने भी शपथ ली, लेकिन उसके शपथ लेने के बाद भी वहाँ पे कुछ खास असर दिख नहीं रहा था। वहाँ भी अभी प्रोटेस्ट चल रहा था और हिंदू माइनॉरिटीज को बहुत ज्यादा ट्रिगर किया जा रहा था और टॉर्चर भी किया जा रहा था। फिर इसके बाद वेस्ट बंगाल के 50 से ज्यादा मशहूर पर्सनैलिटीज ने बांग्लादेश के प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन और नोबल लॉरेट मोहम्मद यूनुस को एक लेटर लिखा। इस लेटर में उन्होंने सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी की सेफ्टी को इंश्योर करने की अपील ली। लेटर के सिग्नेटरीज में फिल्म मेकर अपर्णा सेन, एजुकेशनिस्ट पवित्र सरकार और फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज अशोक गांगुली भी थे। लेटर में उन्होंने बांग्लादेश में जो हो रहे माइनॉरिटीज के ऊपर स्पेशल अटैक्स और टॉर्चर के ऊपर खासकर जनता व्यक्त की और ये सब संभालने के लिए कहा। ये तो हमने देख लिया कि इस प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई कैसे और अभी वहाँ पर क्या हालात है, लेकिन ये सारी चीजें हमारी इंडिया को किस तरह से अफेक्ट करती है अब वो जानते हैं। भारत ने 2016 से बांग्लादेश को 3 लाइन्स ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड किए हैं, जो कि रोड, रेल, शिपिंग और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए $8 बिलियन के हैं। तो नवंबर 2023 में 2 जॉइंट प्रोजेक्ट्स अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक और खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन इनॉग्रेट किए गए थे। अगर इंडो बांग्लादेश रिलेशन में कोई डिस्ट्रप्शन होता है तो ये इंडिया के नॉर्थ ईस्ट तक एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, जो मेनलैंड इंडिया से चिकन नेक्स के थ्रू वेस्ट बंगाल और असम के बीच कनेक्टेड है। क्योंकि बांग्लादेश में टेक्सटाइल बिजनेस बहुत बड़े पैमाने पे किया जाता है और हम उसके बहुत बड़े इंपोर्टर भी है, तो वहाँ से भी हमें बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है और भी बहुत सारी चीजें हमें इफेक्ट कर सकती है। लेकिन बाद में ये सारी चीजें पता चलेंगी कि एग्जैक्टली होने क्या वाला है। अभी तो कुछ भी कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना।